सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने थोड़ा जल्दी स्टॉप कर दिया था, सो दिस विल बी स्टार्टिंग अ बिट अर्ली। जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो जस्ट 1 मिनट। ओके, सो वी हैव दिस क्वेश्चन, शेयर्ड पेजेस क्या होंगे वो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर प्रोग्राम्स के बीच में पेजेस कैसे शेयर होंगे ये बता रहा है। सो अब यहाँ पे आपको क्या बोला, इट इज मोर एफिशिएंट टू शेयर पेजेस टू अवॉइड हैविंग 2 कॉपीज ऑफ द सेम पेज इन द मेमोरी एट सेम टाइम। जैसे अब आप सबको ये सेम पीडीएफ डॉक्यूमेंट या नोट्स की जरूरत है, तो अब मैंने क्या बोला, इंस्टेड ऑफ मेलिंग इट टू इंडिविजुअल पर्सन, जहाँ पे अगर 60 स्टूडेंट्स रहेंगे तो ये सेम पीडीएफ के 60 कॉपीज बन के हर एक के पास इंडिविजुअली जाएंगे, बराबर है। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ और वो ड्राइव का लिंक आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट क्या हो गया, अब 60 कॉपीज नहीं जाएंगे सबके पास, एक ही कॉपी 60 people will be using. So which one is better? Sending 60 individual copies to everyone, or one copy uploaded on the Google Drive or OneDrive and उसका लिंक आप सबके साथ शेयर करने का। First, second option is a better one, right? Same way, ये सेम कंसेप्ट हम लोगों का जीमेल में होता था पहले। आप ईमेल के साथ में 25 MB से बड़ा अटैचमेंट यू कांट सेंड इट। सो प्रॉब्लम क्या होगा कि इफ आई ट्राई टू सेंड अ फाइल विच इज लार्जर देन 25 MB, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉन्ट अलाउ। सेकेंड, व्हेन आई ट्राई टू शेयर अ फाइल विद एन अटैचमेंट जिसमें 20 या 25 MB का अटैचमेंट साथ में अटैच्ड है, and if I try to send it to 100 different people, now 100 people, they're supposed to download this attachment first to verify what things are present there. Now while downloading it might hamper my computer security, बहुत बार वायरस आ जाता था, बहुत बार और certain problem होते थे। So for security reason also now it is very important कि whenever I try to add some attachment with my email, वो directly कहाँ पे upload हो जाएगा, that will get uploaded on Google Drive, and the link of that Google Drive is basically shared with that email, and now that makes things faster compared to the previous one where I can directly just share an email which contains 1 GB 2 GB of data. So आपके email में वो data नहीं आ रहा है, we have that link only with that email, है ना? So that is a better version, or that is a better solution compared to the previous one. So that is more important. So the same thing is provided here as well. यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि sharing different instead of sharing multiple pages for multiple programs, I'll just keep one copy of that program so that memory don't get wasted, आपका bandwidth waste नहीं होगा, कंप्यूटर मेमोरी फुल नहीं होगा, मोबाइल मेमोरी फुल नहीं होगा। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू एक्सेस एनीथिंग, सपोज मैंने अगर 10 GB कोई डेटा सेव शेयर किया आपके साथ में, नाउ इफ आई शेयर इट इन ओल्डर वर्जन, तो क्या होगा, एवरी पीपल सपोज टू डाउनलोड दैट 10 GB, आपको 10 GB स्पेस अपने फोन पे क्रिएट करना पड़ेगा। Now imagine if you reserve 10 GB space on your mobile for operating system, that's not possible. So पहले के कंप्यूटर्स भी ऐसे ही होते थे जिसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता था, ज़्यादा मेमोरी नहीं होता था, एंड अगर मैं मल्टीपल प्रोग्राम को एक ही फाइल अगर एक्सेस कर रहे और उसके अगर मल्टीपल कॉपीज अगर मैं अपने मेमोरी पे कॉल करूंगा तो क्या होगा, that will unnecessarily occupy more memory on more space on our memory. So to avoid this हम लोग क्या करेंगे, वो एक ही पेज को मल्टीपल पीपल विल एक्सेस, लाइक वी एक्सेस इट फ्रॉम गूगल ड्राइव। लेकिन अब गूगल ड्राइव में भी क्या प्रॉब्लम है, अगर एक साथ एक लिमिट से ज्यादा लोग अगर उसको डाउनलोड कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को डायरेक्टली सिर्फ रीड पर्पस के लिए एक्सेसिबल होगा, डाउनलोड के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। सो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ प्रॉब्लम है, दैट नॉट ऑल पेजेस आर शेयरेबल,
in a particular page that are read only. Such a program text can be shared, but for a data page sharing is more complicated. अब सपोज कि जैसे अगर मैंने बोला है कि वी हैव जैसे मैंने आपके साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे लेक्चर्स शेयर किए, बराबर है, वी हैव 10 20 30 लेक्चर्स. अब ये 20 लेक्चर्स है, उसमें से वन स्टूडेंट वांट ओनली 2 लेक्चर्स, सेकंड स्टूडेंट वांट ओनली 2 लेक्चर्स. तो हम लोग शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन सबको सारे देने की जरूरत नहीं है ना. वो पूरा जो मेरा सेट ऑफ लेक्चर्स है उसमें से द वन विच इज यू रिक्वायर्ड दैट ओनली विल बी एक्सेसिबल टू यू. एग्जैक्टली सेम वे कोई एक रेफरेंस बुक है, अब वो रेफरेंस बुक में से आपको 5 पेज की जरूरत है, तो वही हम लोग प्रोवाइड करेंगे, पूरा रेफरेंस बुक मेमोरी में लोड नहीं करेंगे. Getting. So if index node and data space are supported, it is relatively straightforward to share a program by having 2 or more processes use the same page for that index space but different page tables for their data space. When 2 or more processes share same code, problem occurs with the shared pages. Suppose that process A and B both are running the editor and sharing its pages. बराबर. If a scheduler decides to remove A from a memory, जो जो वो सेम डेटा या पेज यूज कर रहा था, सो क्या होगा, ए के जो भी मेमोरी में पेजेस है वो सारे क्या हो गए, एम्प्टी हो गए, है ना. एंड सम अदर प्रोग्राम विल कॉज बी टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ पेज फॉल्ट टू ब्रिंग दैम बैक इन अगेन. सो क्या होगा, दोनों सेम डेटा एक्सेस कर रहे थे, अब एक को आपने मेमोरी में से हटा दिया, तो दूसरा जब वो सेम चीजें एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है तो कहीं पे पेज फॉल्ट आ रहा है, कहीं पे उसके लिए साइज बढ़ गया है ना, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगा. तो वो सब आपको सॉल्व करना है. जैसे यहाँ पे वी हैव अ पेज टेबल, वी हैव अ प्रोग्राम हियर एंड दिस इज द डेटा टेबल. सो अब क्या है, ये जो प्रोग्राम है इसमें के कोई पेजेस जो है वो अब ये डेटा 1 भी एक्सेस होगा, यहाँ पे डेटा 2 भी एक्सेस होगा, है ना. वो सब ये पेज टेबल में से कौन से एक्सेस होंगे वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं. सो वी हैव दिस प्रोग्राम एंड डेटा 1 जो है वो भी इसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, डेटा 2 भी इसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं. सो कैसे हम लोग शेयर करेंगे, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, शेयरिंग. पेज टेबल क्या होगा, ऑफ कोर्स जैसे हम लोग के पास एक रेफरेंस बुक है उसमें कैसे इंडेक्सेस होते हैं, जिसमें हम लोग बता दें कि ओके वी हैव this files this page is stored at this location, this memory location, etc etc. तो यहाँ पे वही है. We have a cache memory. Cache memory मतलब simply this work faster, temporary storage होगा. So whenever I'm calling any file from a memory, so वो ये कैश मेमोरी में टेम्पररी स्टोर्ड रहेगा, या कैश मेमोरी विल हेल्प अस टू कम्युनिकेट बेटर विद ऑपरेटिंग सिस्टम. ये उसका बेनिफिट होगा. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या बोला है, अ सिंपल पेज टेबल एंट्री, द साइज वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर. लाइक इफ यू हैव अ 32 बिट ओएस देन कॉमन साइज आपका 32 का रहेगा. इफ यू हैव 64 तो 64 का रहेगा. द इंपॉर्टेंट फील्ड्स इन द पेज फ्रेम नंबर्स. After all, the goal of the page mapping is to output this value. Next to have the present and absent bit होगा, like वो पेज प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो बताएंगे, मॉडिफाइड कभी हुआ वो बताएंगे, कोई एक प्रोटेक्शन अगर उसके ऊपर अप्लाई है वो बताएंगे, कहाँ से हम लोगों ने रेफरेंस किया है वो रेफरेंस आएगा यहाँ पे. ऑफ कोर्स वी ऑल नो व्हाट इज रेफरेंस. एंड उसके आगे पेज फ्रेम नंबर्स आएंगे यहाँ पे कि कौन सी पेजेस आपको एक्सेसिबल है ना. एंड अगर कॉन्करेंट एक्सेस नहीं दिया है तो दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड इट हियर. सो वही है जो हम लोगों ने पेजेस फाइल के बारे में देखा. द सेम थिंग इज अप्लाइड ऑन पेजेस एज वेल. देन एक्सप्लेन लोकल वर्सेस ग्लोबल एलोकेशन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू पेजिंग सिस्टम. लोकल का मतलब क्या रहेगा, वी हैव वन फाइल और उसी के अंदर आप अलग अलग चीजों को एक्सेस कर रहे हैं. ग्लोबल का मतलब विकिपीडिया हो गया, वी हैव स्टोर्ड समथिंग एंड ऑल अदर प्रोसेसेस कैन एक्सेस इट. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोकल वर्सेस ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट, ए द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, बी में क्या है लोकल पेज रिप्लेसमेंट है, एंड सी इज द ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट. सो सी के अंदर यू कैन फाइंड सम पेजेस. अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखें, एज यू कैन सी हियर. सो ए के अंदर यहाँ पे क्या बोला है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज दिस. ठीक है. देन यहाँ पे एज दिया हुआ, एज मीन्स कौन से टाइम पे कौन सा पेज आया वो. बी क्या है, लोकल पेज रिप्लेसमेंट है. लोकल पेज रिप्लेसमेंट मतलब वॉट एवर पेजेस आर देयर दोज आर ओनली एक्सेसिबल, दोज आर ओनली विल स्वैप्ड. एंड सी के अंदर क्या है, वी हैव ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट, जहाँ पे मैं दूसरे टेबल में से दूसरे के पास से भी कोई पेजेस यहाँ पे ला सकता हूँ और यहाँ से कोई वहां पे भेज सकता हूँ. सो इफ यू रीड द थियरी, द मेजर इशू एसोसिएटेड विद दिस चॉइस
is how memory should allocate among competing runnable processes. Like we have three processes A, B, and C make up the set of runnable process. Suppose A gets a page fault. Page fault matlab page not found. Yeah, page is not be able to load in the memory. Should the page replacement algorithm try to find the least recently used page considering only 6 pages currently allocated to A? Or should it consider all the pages in memory? If it looks at A's pages, the page with the lowest value, age value, is A5. So we get the situation in B. जैसे यहाँ पे आपको देखो सबसे छोटा एज जो है यहाँ पे वो किसका है A5 का है ना, ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे, या B2 का है. अगर A वाले का अगर सिर्फ हम लोग देख रहे हैं फॉर A प्रोसेस वी हैव ओनली 6 पेजेस, इसमें से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. ये B वाले का है, ये C वाले का है, उसमें नहीं. इन A किसका एज सबसे छोटा है 3 का है. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव अलोकेटेड ओनली 6 पेजेस. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कहाँ गया, as you can see if it looks only A's pages, the page with the lowest value is A5, so that we get the situation in B जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके सामने जो पेज है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे या फिर विल परफॉर्म सम ऑपरेशन देयर. सो ऑन द अदर हैंड इफ द पेज विद द लोएस्ट एज इज रिमूव्ड विदाउट रिगार्ड टू हुज पेज इट इज, पेज B3 will be chosen and will get the situation like in C. So अब लोकल में क्या कर रहे हैं हम लोग, लोकल में हम लोग क्या करेंगे, if we want to replace any pages for A, या कोई पेज फॉल्ट आ रहा है या कोई एक नया पेज अगर A ने डिमांड किया है, तो A के जो पेजेस है उसमें से ही हम लोग उसके एज कंपेयर करके उसमें जो सबसे छोटा एज वाला जो पेज है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, राइट. एंड सो दैट इज द सिचुएशन इन बी, जहां पे हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ ए में जरूरत था तो ए का ही हम लोगों ने सारे पेजेस का इंफॉर्मेशन कैच किया और इसमें से जिसका सबसे छोटा एज था उसको हम लोगों ने रिप्लेस करके उसके जगह पे कोई दूसरा पेज हम लोग कॉल करेंगे या रिप्लेस करेंगे या जो भी ऑपरेशन करेंगे. सो इन शॉर्ट मैं क्या कर रहा हूं, अगर एक पे मुझे कोई ऑपरेशन करना है तो एक ही मैं पेजेस देखूंगा और उसी के एज वेरीफाई करके उसी के ऊपर ऑपरेशन होगा. दैट इज द लोकल वन. ग्लोबल वन में क्या होगा, वी हैव दिस टेबल एज मेंशन हियर. अब यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, कोई एक पेज को रिप्लेस करना है. सो मैं ये A B C तीनों देखूंगा और तीनों में से जो सबसे छोटा एज है इसको मैं देन रिप्लेस करूंगा. सो वी हैव B3. सो दिस इज द ग्लोबल वन, जहाँ पे अगर आपको A के ऊपर कोई ऑपरेशन करना है तो इट डजंट मीन्स कि सिर्फ आप A को वेरीफाई करेंगे. I'll check for A, B and C और उसमें से जो सबसे छोटा रहेगा उसको मैं बाहर निकाल के उसके जगह पे कोई दूसरा ऑपरेशन लेके आऊंगा. दैट एज यू कैन सी दिस हैपेंड इन C ऑपरेशन, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, A6 को यहाँ पे लेके आया हम लोग या फिर A6 को यहाँ पे स्पेस दिया हम लोगों ने, A के लिए यहाँ पे स्पेस वी हैव प्रोवाइडेड हियर. I hope this is clear. Local versus global page replacement. Then we have different implementation issues. Implementation issues matlab implementation of virtual memory system have to make choices among the major theoretical algorithm such as second chance versus aging. Aging मतलब जिसका एज बड़ा है उसको रखना है या जिसका एज छोटा है उसको रखना है, या फिर ग्लोबल वर्सेस लोकल पेज एलोकेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, लोकल में क्या था, ए के लिए अगर मुझे स्पेस की जरूरत है तो ए के जो पेजेस है उसी को मैं रिप्लेस करूंगा. दैट इज द लोकल वन. एंड ग्लोबल वन में क्या होगा, मैं जितने भी सारे पेजेस अवेलेबल है उसमें से मैं सबका एज वेरीफाई करके जिसका सबसे छोटा एज है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे मैं ए बी या सी जिसको भी जरूरत है उसको अलोकेट करूंगा. सो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया है ना, बी का पेज हटा के उसके जगह ए को लेके आया, लेकिन लोकल में क्या किया, ए का ही पेज कोई तो एक वहां से रिमूव करेंगे या उसके ऊपर ही हम लोग ऑपरेशन करेंगे. बाकी बी और सी से हम लोग का लेना देना नहीं है बिकॉज ये हम लोग के स्कोप में नहीं आ रहे इन अ लोकल वन. ग्लोबल वन में ही हम लोग के स्कोप में आ रहे हैं, जितने भी फाइल्स है मेमोरी पे सारे हम लोग के स्कोप में आ रहे हैं, तो उसमें से जो भी हम लोग के लिए बेस्ट बेनिफिशियल रहेगा उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, है ना. ये आपका लोकल वर्सेस ग्लोबल वाला हो गया. सो ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट विद पेजिंग क्या बोला है, देयर आर 4 टाइप्स व्हेन ओएस हैज द पेजिंग रिलेटेड वर्क टू डू. प्रोसेस क्रिएशन होगा, मतलब प्रोसेस कोई क्रिएट हुआ उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कोई एक पेज अगर रिक्वायर्ड है तो वो टाइम पे क्या होगा, पेज फॉल्ट टाइम बताएंगे, एंड कभी वो प्रोसेस टर्मिनेट होगा, कंप्लीट होगा. सो व्हेन अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड इन अ पेजिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू डिटरमाइन हाउ लार्ज द प्रोग्राम एंड डेटा विल बी initially and created a page table. मतलब मैं बोलूंगा कि okay this lecture is there for 2 hours or 1 hour or whatever the exact time.
So space has to be allocated, like we have allocated a time slot on MS Team for this lecture, and we have defined a specific time limit for this. Like we have total 100 minutes, or we have total 120 minutes for this lecture. So उतने time के लिए this slot is booked for us. So वो time पे I'll be processing, explaining everything related to our syllabus. But once the time's up, then मुझे ये slot जो है इसको छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में जो भी person आएगा वो ये slot को occupy करेगा, है ना? And then he will use it the same resources for his own subject. And now the same resources can be utilized for FI, SY or TY. That's the global one. लोकल अगर होता तो क्या होता था कि अगर मैंने ये FI का slot छोड़ा है this MS Team, so this will be only utilized for FI lectures, not for SY or TY. But we are using the same things for FI, SY, TY. और वहाँ पे हम लोगों ने division किया हुआ internally. So वही है. The space has been allocated to memory for a page table and it has to be initialized. The page table need not be resident when the process is swapped out, but it has to be in memory when the process is running. When the process is scheduled for execution, memory management unit जो है has to be reset for the new process. जहाँ पे हम लोग new process के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे जो space allocate करेंगे, and जो previous कुछ चीजें जो रहेंगे उसको हम लोग flush out करेंगे. Now, when the page fault occurs, the OS has to read out the hardware registers to determine which virtual address caused the fault. Like if we are on this lecture and suddenly अगर वो lecture अगर stop होता है, then we supposed to find it out what are the reasons जिसकी वजह से this lecture got stopped, है ना? There has to be some XYZ reasons for this, right? For this information, it must be computed with the page is needed and locate that page on the disk. When the process exits, the operating system must release its page table, its pages, and the disk space that page occupy when they are on disk. पेज फॉल्ट हैंडलिंग क्या बोला है? द हार्डवेयर ट्रैप्स टू कर्नल, मतलब ट्रैप का मतलब क्या होगा? दिस बेसिकली हेल्प्स अस टू स्विच फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड, है ना? ये पैटर्न होगा. Now, next we have is page handling fault. क्या बोला है? Hardware trap to kernel, saving the program counter on the stack. अब stack क्या होता है पता है? We have a stack memory which basically points towards कौन सा instruction आपको next execute करना है ना? For successful execution or successful result generation of any XYZ thing. So यहाँ पे वही बोला. On most machines, some information about the state of the current instruction is saved in special CPU register. कि अगर सपोज अगर मेरा कोई एक प्रोग्राम अगर लॉस्ट हो गया, जैसे आप देखो कि मैंने ये जो PDF फाइल है, आई एम डिस्कसिंग विथ यू दिस PDF फाइल. इफ आई क्लोज इट एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई अगेन ओपन इट, जो पेज पे मैंने स्टॉप किया था वहीं से ये PDF फाइल ओपन होता है. आपने बहुत बार ये नोटिस किया रहेगा. That's first thing. Next क्या बोला है? We have assembly code routine is started to save general register and volatile information to keep operating system from destroying it. This routine of operating system is called as procedure. Assembly code मतलब मेन कोड होगा हम लोगों का जो हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली, है ना? आपका हाई लेवल लैंग्वेज कोड नहीं रहेगा. आपका सिस्टम अंडरस्टैंडेबल जो कोड रहेंगे वो असेंबली लैंग्वेज हो गया आपका. जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिखते हैं, ऐड, मूव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ
Operating system discovers that the page fault has occurred and tries to discover which virtual page is needed. So often one hardware register contains this information. If not, the operating system must retrieve the program counter. Fetch the instruction कि ओके कहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था, प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे बता रहा है. सो नेक्स्ट टाइम पेज फॉल्ट सॉल्व होने के बाद में वो प्रोग्राम को वापस हम लोग वहीं से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेंगे. So once the virtual address page that caused the fault is known, the system checks to see if this address is valid and the protection is consistent with the access. If not, the process sends a signal or it killed it. मतलब आपने देखा है कभी कभी हम लोग को पेज नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है. विंडोज गिव्स यू टू ऑप्शन, आइदर वेट और अगर वेट नहीं कर रहे सो वी कैन जस्ट एंड दैट प्रोसेस. मतलब वो प्रोसेस किलिंग हो गया, आप उसको मेमोरी से बाहर निकालो एंड अगेन रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम. सो जहाँ पे आपने स्टॉप किया था वहाँ पे कभी कभी वो चालू होता है, आपको रिकवरी ऑप्शन देता है एंड अगेन वी कैन बिगिन द प्रोसेसिंग ऑफ द सेम. So if the address is valid and no protection fault has occurred, the system checks to see if the page frame is free. If no frames are free, the page replacement algorithm is to run to select a victim. If a page frame is selected and is dirty का मतलब क्या है कि आपका वो पेज आपके डिस्क पे परमानेंट स्टोरेज के लिए नहीं गया है ना, अभी तक आपने उसको प्रॉपरली सेव खुद से मैनुअली सेव नहीं किया, दैट मीन्स दैट इज कंसिडर्ड एज द डर्टी पेज. सो पेज शेड्यूल इज फॉर अ ट्रांसफर टू अ डिस्क. अब वो डिस्क पे ट्रांसफर कब होगा, व्हेन वी सेव इट मैन्युअली, तब वो डर्टी पेज में से जेन्युइनली वो फाइल में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, तब तक वी कॉल इट एज अ डर्टी पेज ओनली. और ये सारे जो डर्टी पेजेस रहते हैं ये बफर पुल में रहते हैं, बफर पुल बोलते हैं इसको. सो जो भी हम लोग फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं और उसके जो भी पेजेस आपने या जो भी कंटेंट आपने सेव नहीं किए, दे ऑल रिमेन्स इन अ बफर पुल. एंड जब भी आप उसमें उसको सेव करेंगे तो वो बफर पुल में से निकल के परमानेंटली हार्ड डिस्क पे सेव हो जाएंगे. सो यहाँ पे क्या बोला, इफ अ पेज फ्रेम सिलेक्टेड इज अ डर्टी, द पेज इज शेड्यूल्ड फॉर अ ट्रांसफर टू अ डिस्क एंड अ कंटेक्स्ट स्विच टेक्स प्लेस. Now, suspending the faulting process and letting another to run until the disk transfer has completed. कोई एक suppose if this PDF is not responding, I'll switch to some other process जब तक ये respond नहीं कर रहा है. Either I'll end it or I'll restart it, जो भी है वो, or I'll wait it to respond it. और तब तक I can continue with some other process as well. ऐसा नहीं होगा कि if PDF is not responding it means my complete computer got hanged, ऐसा नहीं होगा. So if any event the frame is marked as busy to prevent it from being used by another process. Getting? So हम लोग यहाँ पे mention कर देंगे like if suppose FI team जो है इसको अगर मैं already we are on a lecture, so if some other professor tries to start their own lecture, so उसको क्या मिलेगा, एक busy to call मिलेगा. सेम वे अगर हम लोग किसी को कॉल कर रहे हो, इफ इज ऑलरेडी बिजी विद सम अनदर कॉल, तो उसको वो टाइम पे हम लोग को क्या मिलेगा, एंगेज कॉल मिलेगा. तो सेम वे यहाँ पे भी हम लोग बता रहे हैं, इफ सम रिसोर्सेज आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड और some pages are already occupied with some one process, तो वो टाइम पे if other process tries to get the access of the same, then उसको भी क्या मिलेगा, he'll also get the similar type of a error there or a message there. So as soon as the page frame is clean, the OS looks up for the disk address where the needed page is there, है ना, और उसके हिसाब से we can just call that page. So when the disk interrupt indicates that the page has arrived, the page table are updated to reflect its position. कोई एक पेज सस्पेंड हुआ था, चले गया था बिकॉज ऑफ एनी फॉल्ट, वापस आपने कॉल किया तो आप वापस उसको पेज टेबल में मेमोरी में लेके आएंगे एंड फ्रॉम देयर वी कैन इजीली लुक अप कि ओके हियर आर आर न्यू पेज जो अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया एंड द फॉल्टी इंस्ट्रक्शन इज बैक्ड अप टू द स्टेट इट हैड बीन बिगिन. सो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मैं मार्किंग कर रहा हूँ, अब यहाँ पे ये सडनली हैंग हो गया बीच में, बराबर है, मैंने सेव नहीं किया था, तो मैं जब इसको क्लोज करूँगा तो क्या होगा, लास्ट मेरे जो चेंजेस किए थे वहाँ तक ये वापस मुझे रिकवर करके दे देगा एंड जो पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एरर आया था वहाँ से वापस मुझे सेम प्रोग्राम कंटिन्यू करना पड़ेगा. सो दैट इज द मेन पार्ट. इंस्ट्रक्शन बैकअप का मतलब क्या होगा, वी हैव अ ऑपकोड. देखो ऑपकोड का मतलब द इंस्ट्रक्शन एंड उसके बाद में वी हैव टू ऑपरेंड्स 1 and 2. सो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वी हैव एन ऑपरेंड या ऑपकोड बोलेंगे इसको, या हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओके सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कॉल किया तो ऐड क्या करेगा, ये दो नंबर्स को ऐड करेगा. या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ मूव किया है, मूव करने का मतलब क्या है, 2 जो है वो किस में मूव हो जाएगा, 6 में, मतलब दिस इज द डेटा एंड दिस इज द मेमोरी लोकेशन, है ना. सो यहाँ पे वही बोला, व्हेन अ प्रोग्राम रेफरेंस टू अ पेज इज नॉट इन अ मेमोरी, द इंस्ट्रक्शन कॉजिंग द फॉल्ट एज स्टॉप्ड पार्ट वे थ्रू अ ट्रैप.
to the operating system occurs. After the OS has fetched the page which is needed, it must restart the instruction causing the trap. Trap cause करने का मतलब क्या है? आपको जब ये सेम चीज़ें करना है, मतलब ये कहाँ पे होंगे? हार्डवेयर लेवल पे होंगे, कहीं ना कहीं मेमोरी आपका चेंज हो रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम या यूज़र खुद से नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा? इट विल कॉल ट्रैप इंस्ट्रक्शन. ट्रैप विल स्विच ऑपरेटिंग सिस्टम मोड फ्रॉम यूजर मोड टू बेसिकली कहाँ पे जाएगा? ऑन द कर्नल मोड, एंड देन दिस ऑपरेशन विल हैपन. लॉकिंग पेजेस इन मेमोरी, ये बहुत सिंपल है, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसको पिन कर दो. लॉकिंग पेज इज ऑफन कॉल्ड एज पिनिंग, कि भाई ये पेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक मैंने इसको पिन करके रखा है, सो एवरीवन कैन इजीली गेट टू नो कि ओके दिस पेजेस आर ऑलरेडी लॉक्ड, और आपको अगर चाहिए तो नंबर लगा दो बाद में. एंड वी हैव डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, सो जहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि ओके कौन से पेजेस मेमोरी में कहाँ पे, और वहाँ पे मैंने वो पेजेस को लॉक करके रखा है, वहाँ से एक्सेस किया है. सो व्हेन एवर रिक्वायर्ड आई कैन डायरेक्टली जस्ट एक्सेस दोज पेजेस, एंड वंस दैट वर्क इज डन मैं वहाँ से उसको रिमूव कर दूंगा, है ना. और पेज लॉक करने का मेन बेनिफिट क्या होगा कि जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं तब तक कोई दूसरा भी उसको एक्सेस नहीं करेगा. बैकिंग एंड स्टोर, ये भी बहुत सिंपल है. जो पोर्शन आपको रिक्वायर्ड है आप क्या करेंगे? उसको रिजर्व करके रख देंगे, बैक करके रख देंगे, है ना. सो वी हैव अ स्वैप पार्टीशन. सो जब कभी अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे उसको ऐड कर देंगे, एंड जब भी अगर चाहिए तो वापस हम लोग वहाँ से उसको कॉल कर देंगे. सो आपका काम जो है वो फास्टर हो जाएगा. नेक्स्ट इज फाइल नेमिंग. हर किसी में नेमिंग कन्वेंशन अलग रहता है. लाइक इन विंडोज़ एक ही फोल्डर में आप दो नाम के अलग अलग फाइल्स क्रिएट नहीं कर सकते. इफ़ यू ट्राई टू डू सो तो वो आपको एरर देगा, बराबर है. ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इन लिनक्स एंड अदर सिस्टम्स दिस इज अलाउड. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लाइक वी हैव अ फोल्डर, let's suppose, just 1 minute. So we have this folder. अब देखो यहाँ पे ये जो फोल्डर है इसके अंदर इफ आई ट्राई टू क्रिएट अ फोल्डर विद द नेम टेस्ट. ओके, अब देखो यहाँ पे टेस्ट में TEST सब स्मॉल में लिखा है. ओके, नाउ इफ आई अगेन ट्राई टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर जहाँ पे T कैपिटल है, सो क्या बता रहा है ये? वी हैव अ फोल्डर विद द सेम नेम. ये अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है. इन विंडोज दिस इज नॉट अलाउड. यहाँ पे ये कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं कर रहा है. मतलब आई कैन नॉट क्रिएट मल्टीपल फोल्डर जिसमें एक टेस्ट स्मॉल में रहेगा, एक टेस्ट कैपिटल में रहेगा. दिस इज नॉट अलाउड. बट अब अगर मैं बोल रहा हूँ वी हैव अ नोटपैड, I'll just share that with you. Now, in this notepad, suppose मैं बोल रहा हूँ कि we are in Linux. So in Linux, I can create one directory with this name. एक मैं ये नाम से बना सकता हूँ, one with this name, then next with this name, next with this, ये भी हो सकता है. So this way multiple combinations are possible. Getting this is possible because दिस इज पॉसिबल बिकॉज अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास यहाँ पे इन लिनक्स वो आपको एक सेम नाम अलग अलग ये कैपिटल लेटर्स जो है ना उसके बेस के ऊपर अप्लाई करता है, इसको अलाउ करता है. दिस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन विच इज पॉसिबल इन लिनक्स बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन विंडोज. सो आपका फाइल नेमिंग कन्वेंशन जो है वो OS to OS थोड़े बहुत चेंज होता है. So if I'm in Linux, I can create multiple file at the same location with the same name. खाली कोई लेटर्स किसी में कैपिटल रहेंगे, किसी में स्मॉल रहेंगे. That is allowed. So file naming का मतलब क्या है? A file is an abstraction mechanism. आप कहाँ पे कौन से लोकेशन पे वो फाइल सेव कर रहे हैं उसका पूरा डिटेलिंग रहेगा. Some operating systems allows file naming up to 255 characters.
बट उसके साथ में इफ़ यू नो कि दे विल नॉट अलाउ यू टू क्रिएट अ फाइल नेम विद सम स्पेशल कैरेक्टर्स, है ना, जैसे इफ आई नेम सम फाइल just a ampersand or something, that would not be possible. Same criteria is applicable on uh, files as well as on folder naming. So दोनों में सेम है, तो अगर मुझे वो दो नाम के सेम फोल्डर क्रिएट करने नहीं दे रहा है एट वन स्पेसिफिक लोकेशन, या आई कैन क्रिएट टू डिफरेंट फोल्डर्स. वन इज इन FI BSCIT फोल्डर, आई हैव टेस्ट नाम का फोल्डर. इन SY BSCIT अगेन आई कैन हैव अ टेस्ट नाम का फोल्डर, बट इन वन सेम लोकेशन दो सेम नाम वाले फोल्डर्स इज नॉट अलाउड. देन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक में मैंने टेस्ट कैपिटल लिखा है, दूसरे में टेस्ट स्मॉल लिखा है, स्टिल दैट इज नॉट अलाउड. ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो, सम फाइल सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर एंड लोअर लेटर्स. विंडोज वो नहीं करता है, वेयर अदर्स डू नॉट, है ना. विंडोज इज नॉट यूजिंग दैट. सो यूनिक्स फॉल इन द फर्स्ट कैटेगरी. आपका MS DOS जो है वो सेकेंड कैटेगरी में आता है, एंड बेस्ड ऑन MS DOS ओनली आपके पास आगे अभी क्या आ रहा है, विंडोज है. सो इन यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, इन यूनिक्स we can have all the following three distinct files, Maria, Maria and Maria. So as you can see यहाँ पे हम लोग के पास we have a same file name but the capitalization concept is applied here, है ना. So we can have this file names, we have same file name but अलग अलग, यहाँ पे कहीं पे M कैपिटल है, कहीं पे स्मॉल है, कहीं पे दूसरे कोई लेटर्स कैपिटल है. Now Windows 95 98 both use MS DOS file system जिसमें फाइल एलोकेशन टेबल 16 फैट, दिस इज द फाइल सिस्टम, मदर टंग था पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का, फैट 32 एंड फैट 16. बट दिस टू आर क्वाइट सिमिलर टू एडिशन, जहाँ पे वो ऐसे अलाउ नहीं कर रहे थे. नाउ द सेम एडिशन इज अप्लाइड ऑन विंडोज NT 2000 XP 7 Vista 8 एंड इट्स 12 फैट फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है ना. नाउ हाउएवर दिस न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैव अ मच एडवांस फाइल सिस्टम, दैट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. बराबर है. NTFS, आप इसको नेटिव फाइल सिस्टम का मतलब है कि हम लोगों का रीजनल मदर टंग है, दैट इज द नेटिव. NTFS क्या हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, दैट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज. देयर इज सेकंड फाइल सिस्टम फॉर विंडोज 8, दैट इज द रेजिलिएंट फाइल सिस्टम. ओके, बट इट इज टारगेटेड एट द सर्वर वर्जन ऑफ विंडोज, नॉट ऑन अ क्लाइंट वर्जन. हम लोग जो यूज कर रहे हैं दोज आर द क्लाइंट वर्जन, वहां पे आपको ये रेजिलिएंट फाइल सिस्टम नहीं मिलेगा. दिस इज वेयर दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन we can say this is applicable on server versions only. तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप वर्जन आते हैं जो हम लोग अपने कंप्यूटर पे डालते हैं, सिंगल इंडिविजुअल कंप्यूटर्स पे, एंड जहाँ पे आप अगर व्हाट वी से अगर आप सर्वर सेटअप कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बना रहे हैं, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलग होगा. सो वो टाइम पे ये वाला फाइल सिस्टम वहाँ पे आएगा. वी डू हैव डिफरेंट एक्सटेंशंस फॉर दिस फाइल. अब हाँ, if I'm creating multiple files with different extensions, then that is allowed. Okay, मैं आपको example बताता हूँ. Like we have previous वाला ही folder. Okay, so एक same नाम और extension अगर same है, then that is not allowed. अब यहाँ पे देखो, I'll create a new file. Suppose I have this Word document. Okay, इसका नाम है text. ठीक है, टेस्ट नाम है. देन एक सेकेंड, I'll just view it large icons, so you can see we have one file that is test. Then we again have a new file that is PPT. again इसको मैं टेस्ट नाम दे रहा हूँ. So as you can see now this is allowed because इसके extensions अलग है. So अब मैं ऐसे multiple अलग अलग files जो है वो बना सकता हूँ. I can create one Excel file as well with the name test. So अगर कोई एक फाइल सेम एक्सटेंशन वाला है, I cannot create in the one same folder one file, जैसे एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट है with the same name. हाँ, but we have one PPT, one Excel and one word document with the same name, that is allowed. Okay, so यहाँ पे आपको अलग अलग एक्सटेंशंस बताए, एंड द वे वी हैव डिफरेंट एक्सटेंशन, इसके हिसाब से आप डिफरेंट फाइल्स बना सकते हैं. सो अब एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया, BA की बैकअप फाइल, C फाइल, GIF फाइल्स होते हैं ना, आपने वो छोटे छोटे जिप फाइल हम लोग सेव करते हैं, शेयर करते हैं, हेल्प फाइल, HTML डॉक्यूमेंट, JPG,
MP3, MPG, मूवी वाले हम लोग आएंगे, PDF फाइल आएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, जिप फाइल्स है. सो दिस आर द सम एक्सटेंशंस ऑफ द फाइल. फाइल स्ट्रक्चर विद सूटेबल डायग्राम कैसा होगा? सो एज यू कैन सी वी हैव अ बाइट्स हियर. बराबर है. नाउ सबसे पहले बाइट सीक्वेंस आएगा कि ओके मेरा फाइल का फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे पेज 1, पेज 2 यहाँ पे, पेज 3 यहाँ पे, वो हम लोगों ने बताया. देन सेकेंड में क्या आएगा? रिकॉर्ड्स आएंगे. रिकॉर्ड्स मतलब मैं बोलूँगा कि ओके फर्स्ट मेरा फाइल जो पेज 1 है, फर्स्ट मेरा जो फाइल है दैट इज फॉर BSc IT, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर्ड है. देन उसमें जो सेकेंड पार्ट जो है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर्ड है, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, है ना. सो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट जो फाइल है इसमें वी हैव 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन. यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और यूनिट 3 है सपोज. तो यूनिट 1 रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सारे यहाँ पे स्टोर्ड है, उसका लोकेशन दिया हुआ है. यूनिट 2 वाले जो है वो यहाँ पे स्टोर्ड है ना. और उसके बाद उसके आगे वाले जो है वो यहाँ पे स्टोर्ड है. तो ये ट्री आर्किटेक्चर हम लोगों ने बताया क्योंकि हम लोगों के पास ये टोटल मेरा फाइल का साइज है. अब मेरे फाइल में जो अलग अलग रिकॉर्ड्स है, तो पहला रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर्ड है, उसके बाद वाला कहाँ पे है? यहाँ पे, है ना. वो ये सीक्वेंस है. उसके बाद वाला फॉक्स के आगे वाला कहाँ पे है? यहाँ पे. अब उसके आगे गोट है, गोट के आगे वाला कहाँ पे? अगेन यहाँ पे. फिर हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे, लायन पे, यहाँ तक जाएंगे. फिर अगेन विल गो बैक अप, पिक पे जाएंगे एंड देन पिक के आगे के रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे. सो ये सीक्वेंस कहाँ पे, कौन से फाइल्स के कौन से पार्ट आपके कहाँ पे स्टोर्ड है, वो सीक्वेंस बताता है, नथिंग एल्स. ओके. एक्सप्लेन फाइल टाइप्स एंड फाइल एक्सेस इन डिटेल. फाइल टाइप्स कौन से रहेंगे? रेगुलर फाइल्स रहेंगे, डायरेक्टरीज रहेंगे, कैरेक्टर स्पेशल फाइल रहेंगे, इनपुट आउटपुट फाइल्स जैसे हम लोग के होता है ना. जैसे आप देखो कि आप अगर कोई प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंटर के पास जो फाइल जाता है वो अलग होता है. ब्लॉक स्पेशल फाइल्स रहते हैं. तो ये वे में हम लोग के पास अलग अलग फाइल है. फाइल एक्सेस अभी आप सीक्वेंशियल फाइल बना सकते हैं, आप उसको रीड राइट एक्सेस ये बता सकते हैं. And I can provide a access, sequential access in this process could read all the bytes or records in the file in ordering starting at the beginning but could not skip around and read them out of order. ये sequential file हो गया. मतलब sequential file कैसे होंगे? आप अगर आप लिनक्स यूज करते हैं और वहाँ पे आप टर्मिनल पे अगर कोई फाइल अगर ओपन करते हैं तो सीक्वेंशियल मैनर में आएगा. मतलब अगर वो फाइल अगर 10 पेज का है और मैंने उसको टर्मिनल पे ही अगर ओपन किया है तो वो 10 पेज सेम सीक्वेंस में दिखेंगे. मैं डायरेक्टली फर्स्ट के बाद 10th पेज पे नहीं जा सकता. गेटिंग? ये पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे ये आई एम ऑन पेज नंबर 28, अब उसके बाद अगर मुझे डायरेक्टली 82 पे जाना है तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ क्या? येस, आई कैन गो फ्रॉम हियर, आई जस्ट डायरेक्टली टाइप अ नंबर. लेकिन अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करके जाऊँगा तो मुझे सिक्वेंशियली जाना पड़ेगा. 28 के बाद 29, 30, 31 वही सेम सीक्वेंस में पेजेस आएंगे और तब जाके मैं 82 पे पहुँच सकता हूँ. सो एक सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, एक रैंडम एक्सेस होता है. तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, दिस इज सिक्वेंशियल एक्सेस. ओके. मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर एंटर कर रहा हूँ, वो क्या हो गया? रैंडम एक्सेस हो गया. आई कैन रैंडमली पुट एनी नंबर और वो पेज जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा. सो वी हैव दिस आर द 2 वे. डिफरेंट फाइल ऑपरेशन बहुत सिंपल है. क्रिएट, डिलीट, ओपन, क्लोज, दिस आर द डिफरेंट फाइल ऑपरेशंस. वी कैन रीड डेटा, वी कैन अपेंड डेटा. अपेंड मतलब दिस कॉल इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम राइट ऑपरेशंस, है ना. वी कैन नॉट अपेंड. और अपेंड मतलब आप फाइल अपेंड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं क्या नहीं, फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम्स. एंड सिंपली वी कैन जस्ट राइट अ फाइल. देन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा पॉइंटर है, देखो दिस इज माई पॉइंटर. सो मैंने कहाँ पे पॉइंट किया हुआ है. सो ये पूरे फाइल में कौन से लाइन पे है? दिस इज माई पॉइंटर. तो ये हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं. देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे उसके एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं, उसका फाइल साइज कभी क्रिएट हुआ वो सब. हम लोग उसके कोई एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं. जैसे मैंने उसके ऊपर प्रोटेक्शन मोड सेट कर दिया, दैट इज दिस फाइल इज एनक्रिप्टेड नाउ और दिस विल बी ओपन इन रीड ओनली मोड. वन कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू दिस और वी कैन रीनेम द फाइल्स. ये सिंपल है. नाउ सिंगल लेवल एंड हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा? एक रूट डायरेक्टरी और उसके अंदर बाकी के डायरेक्टरीज है, इसके नीचे और कोई दूसरी डायरेक्टरी नहीं है. तो इसको हम लोग सिंगल लेवल हायरार्की बोलेंगे. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखेंगे, लिनक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज लिनक्स के अंदर आपको रूट डायरेक्टरी मिलेगा, राइट. सो उसके अंदर आपके पास क्या रहेगा? सबसे पहले वी हैव टॉप लेवल डायरेक्टरी, देन उसके बाद ये यूजर लेवल डायरेक्टरीज आएंगे, फिर उसके अंदर वापस उसके सब डायरेक्टरीज आएंगे और उसके अंदर वापस उसके फाइल्स आएंगे, है ना. तो यहाँ पे आपको ऐसे सब डायरेक्टरीज मिलेंगे. तो जो स्क्वायर है दिस आर द डायरेक्टरीज, जो सर्कल है दिस आर फाइल्स. सो यहाँ पे जैसे सी के अंदर वी हैव अगेन सब डायरेक्टरी एंड फाइल है, देन अगेन वी हैव 2 सब डायरेक्टरीज एंड अगेन वी हैव अ फाइल. सेम वे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दिस आर द डायरेक्टरीज एंड अगेन वी हैव फाइल्स, देन अगेन अ डायरेक्टरी, अगेन वी हैव अ फाइल. सो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया.
पाथ नेम क्या होता है? ऑल वी नो, आपके विंडोज़ में सी ड्राइव में ये फोल्डर के अंदर ये पाथ होता है। तो आपको अगर लिनक्स विंडोज़ में अगर एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, यूनिक्स में एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, मल्टिक्स यूनिक्स के पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था, तो उसमें हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है। वन वी हैव एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या होगा, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ओके सी ड्राइव के अंदर ये लोकेशन, उसके अंदर ये लोकेशन, उसके अंदर ये लोकेशन, वहाँ पे ये फोल्डर है, एब्सोल्यूट पाथ हो गया। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या बोला है, रिलेटिव पाथ बोला है। द अदर काइंड इज अ रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब डायरेक्टली आप कहाँ पे है वो बताएगा आपको। याद है मैंने आपको जो लिनक्स का जो मैंने आपको मैनुअल बताया था, एक प्रैक्टिकल्स जो हम लोगों ने कंडक्ट किए थे, उसमें मैंने आपको ये सेम चीज़ एक्सप्लेन किया था। एक छोटा सा जो फर्स्ट में ये सब्जेक्ट चालू करने के पहले जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सो उसके अंदर मैंने आपको ये सिंपल वे में एक्सप्लेन किया था, रिलेटिव पाथ एंड वर्किंग पाथ डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। आई जस्ट ओपन इट अगेन इन in Linux practicals we have okay यहाँ कहीं पे ही है, एक सेकेंड। ओके आई डोंट नो, अभी मिल नहीं रहा। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये कि रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। हम लोग जब PWD कमांड, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने वाले कमांड्स ये सब किया था, तब मैंने आपको बताया था, और वही सेम चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। मैं एक दूसरा भी देख लेता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास कहीं तो रहेगा उसके बारे में। ओके ध्यान में नहीं अभी, बट रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ मतलब पूरा पाथ बताएगा स्टार्ट से एंड तक का, एंड रिलेटिव पाथ मतलब क्या बताएगा कि आप सपोज मैं डी ड्राइव में हूँ, सो डायरेक्टली मुझे बताएगा कि गो टू FIBACID फोल्डर और वहाँ पे आप यहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको वो आपका लोकेशन या वो फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। दैट्स व्हाट वी मीन बाय द सेकेंड टाइप ऑफ अ पाथ। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ कहीं पे रहेगा तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आई थिंक आपने पढ़ा भी रहेगा, अपने प्रैक्टिकल्स में आपने देखा रहेगा, ये प्रैक्टिकल का ही पार्ट है। हो गया, अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेट इट बी। बट याद रखो रिलेटिव एंड वर्किंग पाथ मतलब अगर यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव अ रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर वी हैव बिन, देन उसके अंदर वापस आपका कौन सा फोल्डर है और डायरेक्टरी है, और उसके अंदर वापस कौन सा सब डायरेक्टरी या फाइल है, ये आपका मेन पैटर्न होता है। सो यहाँ पे हम लोग को जैसे बताया ना, वी हैव अ बिन, देन बिन के अंदर आपको यहाँ पे बिन फोल्डर है दूसरा, देन ETC है, देन यहाँ पे लाइब्रेरी है। सो लाइब्रेरी के अंदर वापस आपके सब डायरेक्टरीज रहेंगे। सो अगर मैं बता रहा हूँ कि ओके रूट में बिन है, ETC है, ETC के अंदर ये डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये डायरेक्टरी है, और उसके अंदर ये फाइल, सो दैट इज द एब्सोल्यूट फाइल। बट आई एम ऑलरेडी इन ETC, सो मैं डायरेक्टली क्या बोलूँगा, वी हैव दिस डायरेक्टरी इसके नीचे और उसके अंदर ये वाला है, यही बता रहा हूँ। जैसे आई एम ऑलरेडी इन LIB, तो LIB के अंदर मैं बोलूँगा कि ओके वी हैव डिक्शनरी,
या आई एम ऑलरेडी इन यूजर, सो यूजर के अंदर मैं बोलूंगा वी हैव LIB एंड डिक्शनरी, इतना ही बता रहा हूँ मैं, पूरा रास्ता नहीं बता रहा हूँ, तो इसको मैं रिलेटिव बोलूंगा। एंड एब्सोल्यूट मतलब स्टार्ट से एंड तक पूरा बताऊंगा, भले आप ऑलरेडी अंदर हो तो भी। सो दो पैटर्न हो गए आपके। अब कौन से अलग अलग ऑपरेशंस हम लोग डायरेक्टरी पे परफॉर्म कर सकते हैं वो है, सो वी कैन क्रिएट अ डायरेक्टरी, mkdir, याद है mkdir कमांड मैंने बताया था। वी कैन डिलीट अ डायरेक्टरी, सो उसके लिए हम लोग अगेन डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए वी कैन यूज rm कमांड एज वेल, rm-d टू रिमूव द डायरेक्टरी। देन ओपन डायरेक्टरी कैसे करेंगे हम लोग, पता है हम लोग को, cd चेंज डायरेक्टरी के थ्रू, क्लोज डायरेक्टरी cd स्पेस डॉट डॉट डायरेक्टरी क्लोज हो जाएगा। डायरेक्टरी रीड करना है, रीनेम करना है, लिंक करना है, सारे ऑप्शंस हम लोग को पता है, अनलिंक करना है, ये बेसिक कमांड्स है जो आपने प्रैक्टिकल्स में किए रहेंगे। सो वापस मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आपको पढ़ लेना है। फाइल सिस्टम लेआउट विद सूटेबल डायग्राम। अब याद रखो, मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम बताया था, मैंने बताया था मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है, MBR। जब हम लोग के कंप्यूटर में एक से ज़्यादा अगर बूट लोडर्स होते हैं, बूट लोडर मतलब जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है स्टार्ट करने के लिए, याद है मैंने आपको अलग अलग उसके लेवल्स भी बताए थे। वी हैव टोटल 6 लेवल, 0 दैट इज फॉर रीस्टार्ट, सॉरी 0 फॉर हॉल्ट, 1 देन 2 देन 3, क्या क्या होता है वो मैंने बताया था आपको। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक सेकेंड, देखो ये हम लोगों ने ग्रब एंड लीलो, ऐसा मैंने तो बूट लोडर आपको सिखाया था, डायग्राम बताया था, एक नोट्स बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, और उसके अंदर देन हम लोगों ने देखा था कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ होता है। सो यहाँ पे देखो वही फाइल के बारे में बताया हुआ है। सो वी हैव डिफरेंट मोड्स, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये लिनक्स का बूट लोडर है, जिसके अंदर ये आपको बहुत सारे फाइल्स दिए रहेंगे। तो जैसे रूट डायरेक्टरी जो है वो ये यहाँ से इनिशियलाइज होगा। सबसे पहले आपका बूट लोडर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड वो एग्जीक्यूट होने के बाद में आपका बूट लोडर बोलेगा कि ओके अभी आप सबसे फर्स्ट जो पार्टीशन है उसको इनिशियलाइज करो, दैट इज रूट वाला। देन रूट वाला पार्टीशन एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, कर्नल को कॉल करेगा। कर्नल कॉल होने के बाद में जैसे वो एग्जीक्यूट होगा वो फिर रन लेवल्स इनिशियलाइज करेगा। वी हैव डिफरेंट 0 to 6 रन लेवल्स है हम लोग के पास, और वो रन लेवल्स आपके कंप्यूटर को सिंगल यूजर मोड, मल्टी यूजर मोड, मल्टी यूजर मोड विद GUI, मल्टी यूजर मोड विदाउट GUI, शटडाउन, रीस्टार्ट, ये अलग अलग मोड में आपके कंप्यूटर को चालू या बंद करेंगे। ये मैंने सिखाया था, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है सो यू सपोज टू रिवाइज इट। सो यहाँ पे वही है मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो अब सपोज कि अगर मेरे कंप्यूटर में दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है और लिनक्स है, तो दैट मीन्स आपके कंप्यूटर में दो बूट लोडर है, एक बूट लोडर लिनक्स के लिए होगा, एक बूट लोडर विंडोज के लिए होगा। तो MBR क्या करेगा, स्टार्टिंग में आपको चॉइस देगा कि आपको विंडोज या लिनक्स दोनों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है, एंड एज पर योर चॉइस कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। एंड अगर आप कोई भी ऑप्शन अगर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो लोड हो जाएगा देन, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने फॉर 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, सो इन 30 सेकेंड्स इफ आई डोंट सिलेक्ट विंडोज और लिनक्स, सो बाय डिफॉल्ट अगर विंडोज इंस्टॉल्ड है तो बाय डिफॉल्ट विंडोज का ही बूट लोडर को लोड करेगा एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने चालू हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पे लोडेड है तो MBR आएगा, पार्टीशन टेबल आएगा, और जैसे ही आपने MBR में से विंडोज़ या लिनक्स जो सिलेक्ट किया उसका बूट लोडर लोड होगा, और फिर वो वापस आपके डिस्क को वापस पार्टीशन करेगा वो वे में। अगर आपने विंडोज सिलेक्ट किया तो वो आपके आपका हार्ड डिस्क को C ड्राइव, D ड्राइव ये वे में पार्टीशन करेगा। आपने लिनक्स सिलेक्ट किया तो रूट डायरेक्टरी और उसके अंदर की सब डायरेक्टरी जो है वो हिसाब से पार्टीशन होगा। सो इट्स अप टू यू। सो वो बेसिक वाला पॉइंट है। देन व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टरीज? इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टरीज मतलब गेम्स है उसके एट्रीब्यूट रहेंगे डायरेक्टरी के, देन मेल है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे, न्यूज़ है उसके कुछ एट्रीब्यूट रहेंगे, वर्क है उसके कुछ एट्रीब्यूट रहेंगे। तो गेम्स है इसके एट्रीब्यूट क्या रहेंगे, गेम का नाम आएगा,
कौन से टाइप का गेम है, हम लोग कहाँ तक पहुंचे, वो सब आएगा। मेल है तो किसके किसके मेल एड्रेसेस है, वो सब आएगा, है ना। सो वी हैव डिफरेंट डायरेक्टरीज, और हर एक डायरेक्टरी का अपना खुद का अलग काम है। अब वर्क के अंदर सपोज मेरा जो वर्क है वो क्या है, लेक्चर्स, नोट्स, ये सब है, तो मेरा वर्क डायरेक्टरी के अंदर उसके एट्रीब्यूट अलग रहेंगे ना, उसमें जो टाइप्स ऑफ फाइल रहेंगे वो अलग रहेंगे, उसका लेवल ऑफ एक्सेस अलग रहेगा। अब गेम्स का एक्सेस मैं सबको दे रहा हूँ, वर्क का एक्सेस मैं सिर्फ अपने पास रख रहा हूँ, तो एक्सेस भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। सो वही अ क्लोजली रिलेटेड इशू विद द एट्रीब्यूट शुड बी stored. Every file system maintains a various file attributes such as each file owner and creation time, and there must be stored somewhere. One obvious possibility is to store them directly in the directory entry. Some system do precisely that. Like जैसे हम लोग को यहाँ पे बोला है कि आपके पास गेम है, उसके एट्रीब्यूट प्रॉपरली स्टोर किए हुए हैं, है ना, दैट्स इन फर्स्ट। सो सिंपल directory containing a fixed size entry with the disk addresses and attribute in the directory. A directory in which entry ईच एंट्री जस्ट रेफर्स टू इंडेक्स नोड। जैसे अभी मेरे पास मल्टीपल गेम्स है, एक ही गेम है तो ये आर्किटेक्चर चलेगा, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल गेम्स है तो हम लोग क्या करेंगे, गेम नाम का एक फोल्डर बना के उसके ऊपर हम लोग इंडेक्स नोड पॉइंट आउट करेंगे कि ओके ये एक गेम है, यहाँ पे ये दूसरा गेम है, यहाँ पे ये तीसरा गेम है, यहाँ पे ये फोर्थ गेम है। इट्स लाइक दैट। सेम वे मेल के अंदर भी अगर मेरे पास एक ही ईमेल एड्रेस है देन इट्स फाइन, अगर मल्टीपल ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे भी ये सेम वे में पॉइंट आउट होंगे। यहाँ पे वही बताया, इन सिंपल डिजाइन डायरेक्टली कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ फिक्स्ड साइज एंट्रीज, वन पर फाइल, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन दी इन दी अदर वन वी माइट बी हैविंग मल्टीपल। देन उसके आगे नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड फाइल। नेटवर्क पे कोई एक फाइल हम लोग शेयर करते हैं, सो मल्टीपल पीपल कैन गेट द एक्सेस ऑफ इट, उसको शेयर्ड फाइल बोलते हैं। जैसे अगर मैं MS टीम पे फाइल्स में जाके अगर कोई फाइल्स अगर शेयर कर रहा हूँ, सो उसका एक्सेस आप सबको मिल रहा है ना, तो वो शेयर्ड फाइल हो गया। गेटिंग, याद है ना, हम लोगों ने किया हुआ है ऐसे। जैसे अगर मैंने हम लोगों ने आपका एक टीम है, लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल। See, I'll just share my screen. So I'll share my complete screen. As you can see, यहाँ पे हम लोग के पास ये फाइल है ना, वी हैव दिस टीम एंड इसके अंदर हम लोग के पास फाइल है। सो अगर मैं कोई फाइल अगर यहाँ पे अपलोड करूंगा इन दिस क्लास मटेरियल, तो ये फाइल क्या है, दिस कैन, क्या बोला है देखो, रीड ओनली क्लास गो हियर, स्टूडेंट्स कैन रीड दिस फाइल बट ओनली टीचर कैन एडिट इट। सो ये क्या हो गया, दिस आर द शेयर्ड फाइल्स, जहाँ पे आई कैन प्रोवाइड यू एक्सेस ऑफ सम फाइल्स एंड आई कैन ब्लॉक एक्सेस ऑफ सम फाइल। और यहाँ से मैं मॉडिफिकेशन के लिए भी किसको अलाउ करना है किसको नहीं अलाउ करना है वो बता सकता हूँ, फिल्टर आउट कर सकता हूँ, है ना। ग्रुप बाय मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, ग्रुप बाय में कोई फाइल शेयर कर सकता हूँ या मैं चेक कर सकता हूँ। सो ये वे में आई कैन अपलोड अ क्लास मटीरियल हियर। सेम वे आई कैन असाइनमेंट्स में आई कैन प्रोवाइड वन असाइनमेंट एंड उसको कौन एडिट कर सकता है कौन एडिट नहीं कर सकता वो भी मैं यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। सो दैट इज द एडवांटेज हियर। आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे हम लोग यहाँ पे टीम के ऊपर कोई एक फाइल शेयर कर सकते हैं, द सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल हियर एज वेल। When several users are working together, they need to share a file. As a result, it is often convenient to share a file so that simultaneously multiple people can get the access of it. और उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरी आर की आपको क्या बोला है, VFDAG, डायरेक्टरी असाइक्लिक ग्राफ rather than a tree having a file system by be a DAG complicates maintenance. So उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वी हैव रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर वी हैव दिस डायरेक्टरी, उसके अंदर वापस एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर वापस फिर हम लोग के पास मल्टीपल फाइल है। अब जिसमें से एक फाइल जो है वो C और B दोनों के बीच में शेयर्ड है, देखो, तो अब इसको कौन से टाइम पे कौन एक्सेस करेगा या किसको परमिशन मिलेगा वो हम लोग को यहाँ पे डिसाइड करना है। सो दिस इज द शेयर्ड फाइल। सो दोनों एक साथ एक्सेस करेंगे या दोनों एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड फाइल इज गूगल डॉक्स। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गूगल डॉक्स, लेट्स सी।
So as you can see, as you can see here, आपको ब्राउजर विजिबल है. सो उस पे आप देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी हैव गूगल डॉक्स, मल्टीपल पीपल कैन एक्सेस इट, कैन मेक चेंजेस साइमल्टेनियसली. और कौन कर रहा है, कभी कर रहा है, वो बाकी दूसरे पर्सन्स को उसका एक्सेस बहुत इजीली मिल पाएगा. So that is what we mean by Google Docs. So for that reason we have this. So I can share one document and simultaneously multiple people can access it or can make changes to this. हम लोग ऐसे Google Docs में Google Sheet भी बना सकते हैं. So एक Excel शीट मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है. तो आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से वो Excel शीट में आप अपने रिकॉर्ड्स जो है वो ऐड कर देंगे. जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो अभी 5 प्रोफेसर्स जो अगर FIBSAIT के रहेंगे उनके लिए मैंने एक गूगल का एक्सेल शीट बना दिया है. सो अब हर कोई आके अपने शीट में आके अपना जो आज का लेक्चर हुआ है वो वहाँ पे अपडेट कर सकता है. दैट इज द बेनिफिट. सो फॉर दैट रीजन वी क्रिएट सच शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स. और आज के टाइम पे शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स आर द बेस्ट चॉइसेस फॉर अस, जहाँ पे हम लोग ये वे में डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे सिंबल बताया हुआ है और जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो वे में दे कैन वर्क इट. सो सी डायरेक्टरी, अब यहाँ पे क्या बोला है, ओनर कौन है सी डायरेक्टरी का, सी है. एंड काउंट मतलब कितने लोगों के साथ मैंने शेयर किया है इसको. देन सेम में यहाँ पे देखो ओनर कौन है एंड काउंट हाउ मेनी पीपल आर एक्सेसिंग इट, है ना. देन सी का एक्सेस एंड काउंट बताया मैंने. सो अगर 2 लोग अगर उसको एक्सेस कर रहे हैं तो काउंट 2 हो गया. इफ 3 पीपल आर एक्सेसिंग काउंट 3 हो गया. बहुत सिंपल है ये. देखो ये सबसे सिंपल वाले की चीज़ है. मतलब जो एल्गोरिदम्स जो डिफिकल्ट चीज़ें थे उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में आराम से बताया. नाउ सर्टेन थिंग्स आर देयर जो बहुत सिंपल है, उसको आपको अलग से इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज लॉग स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम. लॉग फाइल सिस्टम, लॉग मतलब आपका कंप्यूटर एक डायरी मेंटेन कर रहा है, उसको लॉग्स बोलते हैं. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, लॉग स्ट्रक्चर. नाउ चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी आर पुटिंग प्रेशर ऑन अ करंट फाइल सिस्टम. लाइक आप देखो कि जो हम लोग के पास पुराना फाइल सिस्टम था उसमें मैं आपने P4 P3 उसमें आपने देखा रहेगा हम लोग का फाइल सिस्टम जो था वो NTFS नहीं था, वो पुराना फाइल सिस्टम था, FAT32 FAT16 वो टाइप का था, बराबर है. अब वो जो फाइल सिस्टम्स होते हैं ना उनके अपने खुद के लिमिटेशंस होते हैं. लिमिटेशन का मतलब कि मैक्सिमम जो वो डेटा स्टोर कर सकते हैं वो 1000 GB तक का, 1 TB 2 TB इतना ही डेटा स्टोर कर सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम लोग फाइल सिस्टम्स अपडेट करते हैं ना उनका कैपेसिटी बढ़ जाता है. नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के फाइल्स जो वो एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर मॉडिफाई कर सकते हैं, वो बढ़ जाता है. सो जैसे NTFS है, आई कैन से कि NTFS एक फाइल मिनिमम 2 TB तक का एक फाइल वो इजीली हैंडल कर सकता है, ये उसका कैपेसिटी है. और ऐसे बहुत सारे फाइल्स को हम लोग हैंडल कर सकते हैं यूजिंग NTFS टेक्नोलॉजी, जो पुराने फाइल सिस्टम पॉसिबल नहीं थे. तो पुराने फाइल सिस्टम्स यूज़ करके आप एक बहुत बड़ा डेटाबेस सेटअप नहीं कर सकते, बिकॉज वो फाइल सिस्टम्स का एक लिमिट रहता है, एक रिस्ट्रिक्शन रहता है. तो गलती से अगर आपके पास कोई एक फाइल आता है जिसके अंदर बहुत बड़ा कोई वीडियो या डेटा कुछ स्टोर्ड है और उसका साइज अगर 2 TB 2 टेराबाइट से अगर बड़ा हो रहा है, जैसे प्रोफेशनल कंपनीज जो होता है उसमें होता है बहुत बार. आप सोचो कि हम लोग के पास एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, आधार कार्ड का टेबल है. अब 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का अगर डिटेल स्टोर्ड है तो वो जो टेबल होगा, जो भी कोई मेन टेबल, उसका साइज जो है वो आराम से इससे बड़ा होगा. अब इतने बड़े टेबल है, आप अगर पुराना फाइल सिस्टम्स के थ्रू अगर वो टेबल एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा. उसके लिए आपको वो एक्सेस करने के लिए उसको मॉडिफाई, स्टोर या चेंज करने के लिए आपको लेटेस्ट फाइल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी. सो जैसे जैसे हम लोगों के रिक्वायरमेंट्स बढ़ते गए वैसे हम लोगों ने फाइल सिस्टम्स को बड़ा कर दिया. ठीक है. सो जो पुराने फाइल सिस्टम्स है ना उसके लिमिटेशंस है कि वो क्लाउड के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. नेटवर्क में जब फाइल शेयर करते हैं तो वो 10 GB या 100 GB से बड़े फाइल्स वो नेटवर्क में शेयर नहीं कर पाएंगे, अपडेट नहीं कर पाएंगे. या फिर अगर मैं जैसे गूगल डॉक्स होता है जहाँ पे एक साथ साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, सपोज वो नहीं हो पाएगा. देन सर्टन आज के जो एक्सटेंशंस वाले कोई फाइल हो गए अगर हम लोग स्पेशल, तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे.
ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके। सो नए टेक्नोलॉजी के साथ जब अगर वो अपग्रेड या खुद को अपडेट नहीं कर पाते तो उसके जगह पे हम लोग नए नए फाइल सिस्टम्स लगाते हैं। जैसा आपको मैंने एग्जांपल दिया न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सो उससे क्या होगा, कोई एक फाइल को आप अपने डेस्कटॉप पे भी रख पाएंगे, कंप्यूटर पे भी, उसका एक कॉपी आपका गूगल ड्राइव पे भी रहेगा और वही सेम कॉपी आपके जो पार्टनर्स है या आपके जो कलीग्स है उनके साथ भी शेयर रहेगा। तो अब वो कोई एक जगह पे कहीं चेंजेस होंगे ना, वो चेंजेस सब जगह पे रिफ्लेक्ट होंगे, ये पॉसिबिलिटी आपके पास होगा। तो उसके लिए आपको वो जो फाइल है वो न्यू टेक्नोलॉजी मतलब अपडेटेड फाइल सिस्टम्स के थ्रू बनाना पड़ेगा, पुराने फाइल सिस्टम्स के थ्रू काम नहीं चलेगा। सो वही आपको यहाँ पे दिया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, एम्बेडेड सिस्टम्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। So CPU getting faster, disk are becoming much bigger. स्टार्टिंग में हम लोगों ने कभी P3 P4 के टाइम पे कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि एक कंप्यूटर में हम लोग 2 टेराबाइट्स का या उससे भी बड़े साइज के हार्ड डिस्क हम लोग रख सकते हैं। और HDD के बारे में एक बार सोचा भी था, HDD हार्ड डिस्क के बारे में तो कभी नहीं सोचा था, जो आज के उससे बेटर वाले। सो यहाँ पे क्या बोला है, वन पैरामीटर इज नॉट टू इम्प्रूविंग बाय द लिप्स एंड बाउंड्स इन अ डिस्क सिक टाइम। उसके आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव अ सॉलिड स्टेट डिस्क विच हैव नो सिक टाइम, है ना, विच वर्क्स अ वे फास्टर कंपेयर टू अ नॉर्मल हार्ड डिस्क। हम लोगों ने डिफरेंस समझा था। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर मीन्स दैट द परफॉर्मेंस बॉटलनेक इज अराइजिंग मेनी फाइल सिस्टम। रिसर्च डन एट, अब देखो ये अलग अलग लैब्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन रहता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, न्यू काइंड ऑफ फाइल सिस्टम लाइक लॉग स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम। इन दिस सेक्शन वी आर ब्रीफली डिस्क्राइब लॉग्स। द आइडिया इज दैट द लॉग स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम, LFS शॉर्ट में हम लोग LFS बोलेंगे। LFS is designed that the CPU gets faster and RAM memory gets a larger. So अभी अगर मेरे एक कंप्यूटर में 32 GB, आप देखो गेमिंग लैपटॉप्स हम लोग के होते हैं तो आराम से उसमें 32 GB रैम आता है या कभी कभी 64 आता है। तो इतना बड़ा रैम है, इसका मतलब है कि आप इतने सारे एप्लीकेशंस एक साथ एक्सेस करने वाले हो। तो आपका जो फाइल सिस्टम है, इट शुड बी कैपेबल इनफ टू हैंडल दैट मच लोड। सो इसके लिए आपके पास लॉग स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम मतलब कोई एक पैटर्न होना चाहिए जो इतने सारे एप्लीकेशंस जो एट अ टाइम ओपन है उसको हैंडल कर पाए। आपके ओएस के पास उतना कैपेसिटी होना चाहिए और साथ में वो ओएस के ऊपर जो लैंग्वेज, जो फाइल सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी यूज होगा मल्टीटास्किंग के लिए, वो भी इतना कैपेबल होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या बोला है, डिस्क कैश आर इंक्रीजिंग रैपिडली। कैश मेमोरी मतलब टेम्पररी स्टोरेज। आप हार्ड डिस्क से कोई एक फाइल को अगर रैम पे लाएंगे, रैम फुल हो गया तो बार बार हम लोग वापस उसको हार्ड डिस्क पे नहीं भेजेंगे। फॉर फास्टर एक्सेस हम लोग उसको टेम्पररी कैश मेमोरी पे ही रखेंगे। आपने उसको क्लोज किया तो भी ये PDF फाइल है, मैं अगर इसको क्लोज करूंगा तो भी ये टेम्पररी कैश मेमोरी में रहेगा और एक टाइम के बाद में फिर वो वापस कहाँ पे चले जाएगा, मेन मेमोरी में चले जाएगा। ठीक है, आई होप आपने कैश मेमोरी वाला कंसेप्ट पढ़ा है। कैश मेमोरी क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। We'll just discuss cache memory, how it works. So cache memory में कैसे चीज़ें वर्कआउट होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। Just 1 minute. We have multiple types of cache memory. और वो क्या रहता है ना, वो हम लोग समझते हैं। एक बार जरा ध्यान से देख लेना, then we'll end today's lecture. Welcome to the YouTube channel all about electronics. So in this video we'll understand what is cache memory in computers and the laptops. So in this video we'll see what is the importance of this cache memory, what is the typical size of this cache memory, and what are the different levels of cache memory that we find inside the computers. So before we understand this cache memory, let us see different kinds of memory that we see inside our computers. So the first kind of memory that we find inside our computers is the
non-volatile kind of memory, like a hard disk drive. So this hard disk drive contains a mechanically rotating fast disks, which is also known as a platters. And if you see any commercially available hard disk drive, the typical rotation speed of this disk is either 5400 or a 7200 RPM. So as this hard disk drive contains a mechanically rotating part, so in terms of the speed, they are quite slow. So the typical read or write speed that you get with this hard disk drive is in the range of 80 to 150 megabytes per second. But if you see the clock speed of the CPU, it is in the range of 1 gigahertz up to the 4 gigahertz. So even though the processor is capable of accepting the data at much higher speed, but it cannot get the data through this hard disk drive at the same rate. And that is where the second kind of memory comes into the picture, that is a random access memory. Now this random access memory is faster compared to the hard disk drive. So this RAM can provide a data to the CPU at a much faster rate compared to the hard disk drive, but still it is slower than the clock speed of the CPU. So the typical speed of the RAM is in the range of 400 megahertz up to the 800 megahertz. Still it is lower than the clock speed of the CPU. But if you see the newer generation of the RAMs like DDR3 and DDR4, then they can operate at a much faster rate like 1600 megahertz or up to the 2100 megahertz. So now if you see the speed of these RAMs, they are comparable to the clock speed of the CPU. So now you may say that these newer versions of RAM can supply data to the CPU at the rate at which they want. But the answer is no. So the modern day processors which we are using are not a single core processor, but they are multi-core processors. So this processor could be either dual core, quad core, or maybe even octa core. So if all the cores are asking for data at the same time, then this RAM cannot be able to deliver the data to all the cores at the same time. And that is where this cache memory comes into the picture. So this cache memory is fastest among all memories. So now this cache memory is also a random access memory, but it is a special kind of RAM, which is known as a static RAM. So unlike the dynamic RAM, which we find inside the normal RAMs, this static RAM is quite fast. And the typical size of this cache memory is in the range of kilobytes up to the megabytes. So the data which is frequently required by the CPU can be supplied by this cache memory. So generally some instructions and some data which is required by the CPU is stored inside this cache memory. So now let us see the different levels of this cache memory. The first level of cache memory is known as a level 1 cache or a L1 cache. So in this level 1 cache, the tiny amount of memory is integrated inside the CPU itself. And all the cores inside the CPU have their individual level 1 cache. So as this level 1 cache is integrated inside the CPU, so they can operate at the same speed of the CPU. And that is the reason the level 1 cache is fastest among all caches. Now the typical memory size of this level 1 cache is in the range of 2 kilobytes up to the 64 kilobyte. Now inside this level 1 cache, there are two kinds of caches. The one is instruction cache and the second is a data cache. So the instruction cache stores all the instructions which is required by the CPU, and the data cache stores the data which is required by the CPU. Now let us see the second level of cache. So this cache is known as either level 2 cache or a L2 cache. Now this level 2 cache could be either inside the CPU or it could be outside the CPU. Now this level 2 cache could be separate for all the cores or it could be shared between all the cores of the CPU. So if this level 2 cache is outside the CPU, then it is connected with a very high speed bus with the CPU. So the memory size of this level 2 cache is in the range of 256 kilobytes up to the 512 kilobytes. But in terms of the speed, they are slower than the L1 cache. Now the third kind of cache is known as a level 3 cache. So all the processors do not have this level 3 cache, but some higher end processors have this level 3 cache. And this level 3 cache is used to enhance the performance of this level 1 and level 2 caches. Now this level 3 cache is shared among all the cores and it is outside the CPU. So the memory size of this level 3 cache is in the range of 1 megabytes up to the 8 megabytes for a high-end processors. But it is slower than the L1 and L2 cache. But still it is faster than the random access memory or a RAM. So now let us see the process flow when CPU needs some data. So whenever CPU needs some data, then first of all it will look inside the L1 cache. So if it will not find inside the L1 cache, then it will look inside the L2 cache. And if the data is not inside the L2 cache, then it will look into the L3 cache. So if the CPU finds the data inside the cache memory, then it is known as a cache hit. But if data is not available inside the cache, then it is known as a cache miss. So suppose if data is not available inside the L3 cache, then the CPU will look inside the random access memory or a RAM.
And still, if doesn't find any data inside the RAM, then it will get the data from the hard disk drive. So when you are starting your computer for the first time, or you are opening some application for the first time, then that data will not be available in either cache memory or in the RAM. So at that time, the CPU will get the data from the hard disk drive. But once the application is open, and then after, if it requires some data, then CPU will get the data either from RAM or through the cache memory. Now you may ask that if this cache memory is so fast, then why the size of this cache memory is only in. Okay, so that is all about cache memory. अब ये कैश मेमोरी हम लोग क्यों यूज करते हैं, आपको समझ में आ गया। हम लोग का जो ये पीडीएफ है, इसमें भी आपको दिया हुआ है कि सीपीयू गेट्स फास्टर एंड द रैम मेमोरी गेट्स लार्जर। अब ये जो स्पीड है, इसको अगर मेंटेन करना है तो आपको DDR3 DDR4 रैम लेने पड़ेंगे। और जब हम लोग क्वाड कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो आपको अलग से क्या लगेंगे, सिस्टम कैश मेमोरी लगेगा, सो दैट डायरेक्टली हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस नहीं होगा। वी नीड दिस कैश मेमोरी एज वेल। सो वही यहाँ पे आपको बताया हुआ है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अब बड़े अमाउंट का हम लोग कैश मेमोरी इसके लिए नहीं रखते हैं, क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट का ही कैश मेमोरी जब आप अपने कंप्यूटर में रखते हैं ना, तो उसको डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होता है वो टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली है। तो जो प्राइस में आपका हार्ड डिस्क आता है ना, वो प्राइस में वो एक छोटा सा रैम जो कैश मेमोरी है उसका उतना कॉस्ट होता है। तो अगर आप 100 GB 200 GB जितना अगर कैश मेमोरी अगर अपने कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करने का बोलेंगे, तो हर एक कंप्यूटर जो है ना वो लाखों में जाएगा, एंड एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। सो फॉर दैट रीजन वी हैव वेरी लिमिटेड कैश मेमोरीज इन इट, सो दैट आप अपना जो कंप्यूटर का कॉस्ट है उसको मेंटेन कर सको, उसको लिमिट रख सको और हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। ये उसका मेन बेनिफिट होता है। सो हम लोग ज़्यादा बड़े कैश यहाँ पे कैश मेमोरी ज़्यादा बड़े इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको डेवलप करने का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और उससे आपके कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। सो टू मेंटेन इट हम लोग सेम काम बहुत इजीली कर सकते हैं। वो काम हम लोग कैसे करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग रैम, उसके आगे आपके कैश रहेंगे और हार्ड डिस्क जो है, अब देखो हम लोग हार्ड डिस्क को भी फास्ट बना रहे हैं, रैम को भी DDR3 DDR4 पे ला रहे हैं, एंड उसके साथ में कैश मेमोरी है, और प्लस आपके प्रोसेसर्स जो है वो 3 GHz या उससे भी ज़्यादा स्पीड वाले आ रहे हैं। तो ये दिस इज बेसिकली हेल्प्स अस टू मेक द प्रोसेस एज फास्ट एज पॉसिबल। नाउ फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट टाइम। चलो बाय बाय।